गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर। इफ यू आर न्यू टू चैनल देन सब्सक्राइब टू चैनल, वरना पछताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग को काफ़ी उम्दे तरीके से स्टडी करते हैं। देखिए, सीमेंट के ऊपर 40-50 क्वेश्चन बच गया था जो हम एसएससी जेईई के क्वेश्चन करवा रहे थे। टोटल सीमेंट के अंदर केवल सीमेंट में लगभग 200-250 क्वेश्चन आए हुए थे, जो कि हम सारे करवा दिए, है ना। तो अब देखिए, यहाँ से लगभग 40-50 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इस वाले क्लास में खत्म हो जाएगा। क्विकली देखेंगे, फटाफट देखेंगे। आपको क्या करना है, व्हाट इज योर अप्रोच। आप क्वेश्चन को देखिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन ढूंढने का कोशिश करिए, वरना मैं तो हूँ ही, पीछे से आ ही रहा हूँ आपका समझाने के लिए, है कि नहीं। जैसा पहला क्वेश्चन पढ़ो बालक, फॉर सप्लाई लाइम इज मेजर्ड इन क्या बैग्स। देखो, बैग में मेजर किया जाता है किसको, पर बैग हम सप्लाई करते हैं सीमेंट को, लेकिन लाइम को हम क्विंटल में सप्लाई करते हैं, याद रखिएगा, क्विंटल्स, है ना। फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट इसेंशियली डन इज। एक सीमेंट की क्वालिटी कंट्रोल के लिए, मैंने इससे पहले जो क्वेश्चंस करवाए थे वहां पर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो वहां पर मैंने बताया था सेटिंग टाइम करना पड़ेगा, साउंडनेस करना पड़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी चेक करते हैं, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी किया जाता है ना, वो सब, तो सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। फॉर रोड पेवमेंट द सीमेंट जनरली यूज्ड इज, वो होगा, हम देखिए रोड में हम मास कंक्रीटिंग करते हैं। मास कंक्रीटिंग मतलब लो हीट सीमेंट तो हमको यूज करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ केमिकल रेजिस्टेंस भी उस सीमेंट का ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा सीमेंट जो लो हीट है और केमिकल रेजिस्टेंस भी उसका ज़्यादा है, वो होता है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। सो ये वाला सीमेंट हम रोड पेवमेंट को बनाने में यूज करते हैं। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो यहाँ पे दिख रहा है बाबू लोग, दिस इज यूज टू रिपेयर वर्क ऑफ रोड, ये रिपेयर वर्क के लिए है। फिर लो हीट सीमेंट जो है ये डैम्स के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, क्लियर, ओके। ओके माने कि यहाँ पे जो आंसर होगा इट इज डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन पढ़िए, hydration of cement is due to chemical action of water with tricalcium silicate and dicalcium silicate, dicalcium silicate and tricalcium aluminate, tricalcium aluminate and tricalcium aluminoferrite। अरे भाई मेरे, हाइड्रेशन ये सारे हैं बॉगी कंपाउंड, चाहे इसका बात करो, इसका बात करो, इसका बात करो, इसका बात करो, इसका बात करिए या इसका बात करिए, सभी हैं बॉगी कंपाउंड। जब सभी बॉगी कंपाउंड है तो पानी जैसे ही मिलाएंगे तो सारे बॉगी कंपाउंड रिएक्ट करेंगे पानी के साथ, तो यही तो हाइड्रेशन रिएक्शन है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अतिरिक्त ज्ञान के लिए मैं आपको ये बताऊं कि ये जो हाइड्रेशन रिएक्शन है, ये एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब इसमें हीट बाहर निकलती है। जैसे स्लेकिंग ऑफ लाइम होता है जिसमें हीट बाहर निकलता है, वैसे इसमें भी हीट बाहर निकलती है। ये बात को ध्यान रखना, जिसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनती है, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसका प्रोडक्ट बनेगा ना बाबू लोग, तो जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे वो बनता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल, CSH जेल, जिसके कारण आपका स्ट्रेंथ आता है, ठीक है। यही मेन चीज है जिसके जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कंक्रीट के अंदर। नाउ ये जो CSH जेल है, इसके बीच में जो पोर्स होते हैं वहां पे पोर वाटर जाता है ना, प्लस हाइड्रेशन। वो पोर वाटर लगभग 15% जेल पोर को फिल करने के लिए पानी चाहिए होती है, और लगभग 25% नहीं, लगभग 23% जो वाटर है टू कंप्लीट केमिकल रिएक्शन जरूरत पड़ती है, मतलब हाइड्रेशन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए एक वाटर कंटेंट आपको मिनिमम मिलता हुआ चलता है, जो कि होता है 0.38। समझ रहे बात को, ठीक है, ओके। तो ये सब बात है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बताओ, जब सीमेंट के साथ पानी रिएक्ट करेगा तो हाइड्रेशन प्रोसेस में CSH जेल तो बनता ही बनता है, फिर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी निकलता हुआ मिलता है ना, लाइम, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी मिलता हुआ नजर आता है, और उस कारण से फ्री लाइम की कंटेंट इंक्रीज होती है। तो वो फ्री लाइम के कंटेंट को हमको रिड्यूस करना होगा, नहीं तो फ्री लाइम ज़्यादा है तो लाइम के कारण भी अनसाउंडनेस होता है, याद करो। अब लाइम के कारण जो अनसाउंडनेस होती है उसको हम टेस्ट करते हैं कैसे, ली चार्ट लियर्स मेथड को यूज़ करके, ली चार्ट लियर्स एपरेटस के अंदर, है ना। अनसाउंडनेस मैग्नीशिया के कारण भी होता है, तो लाइम और मैग्नीशिया के कारण जो टेस्टिंग होती है वो ऑटोक्लेव में होती है, ठीक है। चलिए ऐसे ही, ओके, यूं ही हम तो यूं ही बात करते हैं। नेक्स्ट, what is the amount of water used to conduct the initial setting time test of cement which has a standard consistency of P?
तो याद क्या रखोगे इसको, ये तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन 0.85 पी। ISTFST के लिए साउंडनेस टेस्ट के लिए कितना यूज करते हैं, अगर साउंडनेस टेस्ट का बात करूं तो 0.78 पी, है ना। ISTFST दोनों के लिए 0.85 पी, साउंडनेस के लिए 0.78 पी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए P/4 + 3.5, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए P/5 + 2.5। याद रखिए, टेंसाइल वाला बहुत ईजी है, कंप्रेसिव वाला भी याद कर लीजिए, हो गया। ये याद रखना है, ये पूछ लेंगे डायरेक्ट, है ना। ये तो ISTFST का पूछा, किसी क्वेश्चन में साउंडनेस के करस्पॉन्डिंग पूछ लेगा, किसी क्वेश्चन में टेंसाइल स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग पूछ लेगा, किसी क्वेश्चन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग पूछ लिया जाएगा, तो बताना है ना। पढ़िए 135 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज इन सीमेंट क्लीन। देखिए ये सब रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन 2014, 2016, 17 इन सब एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ गया है। ये इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए याद रखिएगा। सीमेंट के लिए होता है आपका इतना, ठीक है। दिस इज द टेम्परेचर रेंज 1300 to 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, लाइम स्टोन, सेल, क्ले जो भी है, इनको हम रोटरी क्लीन में डाल के हीट कर देते हैं इतने टेम्परेचर पे, फिर ग्राइंड करते हैं, है ना। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का ये प्रोसेस है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो। ये देखना, ये क्वेश्चन में मजा आएगा, है ना। यहाँ पे लगेगा जीनी आ गया, जीनी आ गया, जीनी आ गया। व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन इन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। देखिए ये जो ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं ये कभी दिमाग नहीं लगाते हैं। कौन ऑनलाइन कोचिंग वाले, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले, ठीक है। ये लोग क्वेश्चन को कॉपी करते हैं और उसमें जो आंसर रहता है उसी को याद करके तुरंत आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली पूछा क्या है, व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्शन इन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। केवल हाइड्रेशन के लिए, है ना, मतलब हाइड्रेशन में रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना पानी चाहिए, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। इसलिए आज मैं आपको इसका ओरिजिनल कहानी सुनाता हूँ। देखिए सुनिए, जो रिएक्शंस होते हैं ना, इसको कंप्लीट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट आपको चाहिए, ठीक है। वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है, बाय वेट ऑफ सीमेंट। ये क्यों है, ये केवल और केवल हाइड्रेशन रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। जब हाइड्रेशन रिएक्शन कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा CSH जेल, CSH जेल, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल। ये जेल मान लो ऐसा गोल मटोल है, इस तरह से गोल 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 जेल बन गए। तो ये जेल बन गए, दानेदार जेल बन गए, तो इसके बीच में वॉइड है कि नहीं बबुआ, वॉइड है, देखो बहुत अच्छे तरीके से देखो। तो ये वॉइड जो होता है ना, इसी को हम जेल स्पोर कहते हैं, जेल पोर्स कहते हैं। ये जेल पोर कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता हुआ एक एक्सपेरिमेंट था, पावर एक्सपेरिमेंट, और उस पावर एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके हम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी बता सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसका पावर्स फार्मूला भी होता है, ये चीज़ मैंने बता रखा है अपने क्लास में। तो देखिए इसमें अब पानी भरने के लिए कुछ पानी चाहिए, और इसमें पानी भरने के लिए क्यों पानी चाहिए मैं आपको वो बताता हूँ। तो इसमें जो पानी भरने के लिए पानी चाहिए, जो भी जल बनते हैं उसके वॉइड्स में पानी फिलअप करने के लिए लगभग 15% वाटर बाय वेट आपको चाहिए होती है। तो ये 15 और 23 जुड़ता है तो बनता था 38, है ना। तो ये जो 15% वाटर बाय वेट आपको चाहिए, ये किस लिए चाहिए, ज़रा सोचो तो बाबू लोग। क्या ये पानी जब इस जेल स्पोर में रहेगा तो क्या देखो, ये वाला CSH जल का दाना और दूसरा CSH जल का दाना एक दूसरे के ऊपर बढ़िया से स्लिप करता हुआ नजर आएगा। अरे वर्केबिलिटी के लिए, है ना। सो 38% जो होता है ना ये वाला, टू कंप्लीट केमिकल रिएक्शन एंड वर्केबिलिटी, ये दोनों मिला के होती है 38। लेकिन यहाँ पे केवल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, तो आंसर मतलब लगभग 23%, तो आंसर विल बी 0.20 से 0.30। ये चीज़ होगा आपका करेक्ट आंसर, समझ गए। मतलब यहाँ पर रिएक्शंस स्पेशली मेंशन कर दिया है, ये टर्म स्पेशली मेंशन कर दिया है। अगर ये मेंशन नहीं करता, ये मेंशन नहीं करता, है ना, और कहता टू कंप्लीट द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, सिंपली ऐसा बोलता,
तो हम आंसर करते 38, तो उसमें ये वर्केबिलिटी वाली भी कंसिडरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, तब आंसर हो जाता आपका आंसर नंबर सी। लेकिन चूंकि यहाँ पे रिएक्शन मेंशन कर दिया गया है, सो आपका रेंज हो जाएगा 0.2 से 0.30, और वो लगभग रेंज क्या है 23%। समझ गए? क्लियर? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट द फाइनेस ऑफ ए सीमेंट? सिंपल सी बात है, का नौटंकी है यहाँ पे। एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, फाइनेस ऑफ सीमेंट को निकालने के लिए और कौन कौन सा टेस्ट था? सीव मेथड था, जिसमें हम 90 माइक्रोन सीव साइज यूज करते थे, मतलब सीव नंबर 9 का इस्तेमाल किया जाता था। और एक टेस्ट होता है सेडिमेंटेशन टेस्ट, नाम याद रखिएगा, सेडिमेंटेशन टेस्ट। लेकिन आपसे जनरली क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। तो फाइनेस को निकालने के लिए 3 तरह का टेस्ट होता है, एयर परमिएबिलिटी टेस्ट, सीव टेस्ट और सेडिमेंटेशन टेस्ट। ठीक है, ये ली चार्टियस एपरेटस साउंडनेस को निकालने के लिए यूज होता है, साउंडनेस ड्यू टू लाइन खास करके। फिर विकार्ट एपरेटस कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए, है ना, आईएसटी एंड एफएसटी को मेजर करने के लिए ये विकार्ट वाला सिस्टम यूज किया जाता है। क्लियर है? ओके। इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लास्टर टाइप बेस्ड मटेरियल? अभी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ये आपको समझना होगा ये पूछ क्या रहा है। नॉट ए प्लास्टर टाइप, प्लास्टर कहने का मतलब है, देखो घर में प्लास्टरिंग करते हो तो ये जो प्लास्टरिंग करते हो क्या चिपक जाता है आपस में, मतलब इसमें कोहेसिव प्रॉपर्टी होता है, कोहेसिव, है ना, कोहेसिव प्रॉपर्टी। याद करिए पढ़ाते वक्त, सब्जेक्ट्स को पढ़ाते वक्त जब हमने बीएमसी पढ़ाया था, तो देखिए सीमेंट में कोहेजन होता है, जिप्सम बिल्कुल होता है, लाइम में हाँ बिल्कुल होता है, ये भी पेस्ट जैसा होता है। लेकिन ये जो पोजोलानिक मटेरियल है, जैसे फ्लाई ऐश वगैरह हो गया, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग वगैरह हो गया, क्या इसमें कोई अपने आप कोई कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है? नहीं, ये अपने आप में इसका इंडिविजुअल कोई बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन इसको जब हम मिलाते हैं सीमेंट वगैरह के साथ तब इसमें एक बाइंडिंग प्रॉपर्टी आती है। समझ में आ रहा है? तो ये पोजोलाना टाइप ऑफ मटेरियल इज नॉट ए प्लास्टर टाइप ऑफ मटेरियल। इज इट क्लियर टू यू ऑल? पोजोलाना टाइप ऑफ मटेरियल इज नॉट ए प्लास्टर टाइप ऑफ मटेरियल, क्योंकि इसमें कोहेसिवनेस नहीं है। जिसमें कोहेसिवनेस होता है वही होता है प्लास्टर टाइप ऑफ मटेरियल। अगर प्लास्टर टाइप ऑफ मटेरियल का बात करें तो ये अलग अलग तरह का मटेरियल होता है, जैसे लाइम मोर्टार, सीमेंट मोर्टार हो गया, जिप्सम मोर्टार, मड मोर्टार, सुर्खी मोर्टार, गेज मोर्टार, है ना, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके प्लास्टर टाइप ऑफ मटेरियल है। इनमें से जो मैंने बोला याद करो, जो सुर्खी मोर्टार है, सुर्खी मोर्टार में याद रखना, सुर्खी मोर्टार को हम कभी भी प्लास्टरिंग या फिर पॉइंटिंग वर्क के पर्पज से यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। कौन सा? सुर्खी मोर्टार। क्लियर है? इसको हम यूज़ नहीं करते। ये सब डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने क्लास को कवर करते वक्त आपको बता दिया है। सभी चीज़ों का डेफिनेशंस, लाइम मोर्टार, जिप्सम मोर्टार, मड मोर्टार, है ना, सब चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है। गेज मोर्टार सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इन सब सेक्शन से। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेसिफिकेशन ऑफ ए सीमेंट बैग फॉर ए स्टोरेज? ये स्पेसिफिकेशन पूछा है किसके लिए? एक सीमेंट बैग के लिए। तो इसको एक नोट बना के लिख लेना अपने कॉपी पे, जो बीएमसी का कॉपी है उसमें नोट बना के अपडेट कर लो। ठीक है, ये नोट बना के अपडेट कर लो, ये एक ही बार पूछा है आज तक। तो इस तरह के अनसंट क्वेश्चन कभी कभी आते हैं एग्जाम में, समझ गए? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कभी एक आध बार इस तरह का क्वेश्चन आपको भेटा जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम छूट ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा अकल लगाएंगे तो क्लियर भी हो जाता है। कैसे? देखिए, इस पर सीमेंट बैग एक होती है 50 किलो की, ठीक है। अभी आपको मालूम है वॉल्यूम भी होता है 35 लीटर, ये चीज़ भी आपको मालूम है, वॉल्यूम भी होता है 35 लीटर। अब बात करते हैं प्लान एरिया और हाइट का। तो एक सीमेंट बैग का हाइट 18 सेंटीमीटर तक होता है, स्पेसिफिकेशन है। और उसका जो प्लान एरिया होता है, मतलब ये बैग है ना सीमेंट का बैग, ठीक है, ये सीमेंट का बैग, इसका प्लान एरिया ये वाला 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और जो हाइट होगी, है ना, हाइट ये होगी 18 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसका वेट होता है 50 किलो तक आप सीमेंट स्टोरेज कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम निकालोगे तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा 35 लीटर का। समझ गए बात को? तो सीमेंट बैग का स्पेसिफिकेशन पूछा है, तो इसको एक नोट बना के आप मेंशन कर लीजिए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ऑल डी। ये दो क्वेश्चन को देखिए। द सीमेंट बिकम यूजलेस इफ इट्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट एक्सीड कितना?
0.005 ये फ्रैक्शन में पूछा है, मतलब 5%, ठीक है। 5% से ज़्यादा अगर सीमेंट मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो हो जाता है यूजलेस, याद रखिएगा, बेकार, वो अब कोई काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाती है, इसलिए वो कोई काम का नहीं होता, वो हार्ड हो जाती है। जनरली अगर मॉइस्चर कंटेंट 1 से 2% तक एब्जॉर्ब किया है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये रिकमेंड करते हैं कि एयर टाइट रूम में इसको स्टोर किया जाए, क्लियर है, ड्राई रूम में स्टोर किया जाए सीमेंट को। नेक्स्ट, ए सैंपल ऑफ सीमेंट इज सेड टू बी साउंड व्हेन इट डज नॉट कंटेन फ्री लाइम, क्लियर है, क्योंकि लाइम ज़्यादा होगा सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। अनसाउंडनेस का मतलब वॉल्यूम चेंजेस, ठीक है, वॉल्यूम चेंजेस कहने का मतलब है जब हार्ड होगा ना उसके बाद वॉल्यूम चेंजेस होगा, तो उस कारण से फिर क्रैक वगैरह डेवलपमेंट होगा, डिटोरिएशन होगा, ड्यूरेबिलिटी खराब हो जाती है सीमेंट की, और इसके लिए ली चार्टलियर्स मेथड को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट, मतलब अनसाउंडनेस टेस्ट, ये क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होती है, और मतलब लाइम के कारण अनसाउंडनेस फाइंड आउट करने के लिए ली चार्टलियर्स टेस्ट। एयर परमिटिविटी मेथड इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द टेस्ट ऑफ सीमेंट, फाइननेस टेस्ट, साउंडनेस के लिए ली चार्टलियस मेथड या फिर ऑटोक्लेव मेथड, स्लम्प टेस्ट तो जानते हो, स्लम्प कोन को, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, ये सब चीज़ों को, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में वही मतलब क्यूब बना के टेस्टिंग करते हैं। ये देखो ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, किसका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, मेन पर्पस ऑफ साउंडनेस टेस्ट, चेंज तो क्या डिटरमाइन करते हैं, अभी तो बोला था चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेटिंग। ये क्वेश्चंस को देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी का आईएसटी कितना 30 मिनट, एफएसटी कितना 10 आवर, तो यहाँ पे आईएसटी पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है, आईएसटी पूछा है ना तो आईएसटी 30 मिनट, एफएसटी 10 घंटा। नेक्स्ट ये देखिए, इफ़ वन बैग ऑफ सीमेंट हैज इतना वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, द नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ सीमेंट इज, नंबर ऑफ बैग कितना चाहिए 1 टन ऑफ सीमेंट के लिए। देखिए सिंपल सी बात है, आपको पूछा है कि 1 टन बराबर कितना केजी होता है, 1 टन बराबर आप कितना केजी होता है जानते हैं, 1000 केजी होता है, ठीक है, 1000 केजी ना, एक बस्ता में 50 किलो सीमेंट आता है, तो 1000 किलो में कितना बस्ता आएगा, नंबर ऑफ बैग्स यहाँ पे ये पूछा है, तो 1000 को 50 से भाग कर दो, डिवाइड कर दो, कितना आएगा 20 बस्ता आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टुगेदर टू प्रिपेयर हाई अलुमिना सीमेंट, हाई अलुमिना सीमेंट बनाने के लिए हम इनमें से कौन से मटेरियल को यूज़ करेंगे, तो बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन, बॉक्साइट लाइमस्टोन एंड जिप्सम, लाइमस्टोन जिप्सम एंड क्ले, लाइमस्टोन बॉक्साइट जिप्सम क्ले चॉल्क, नहीं, करेक्ट ऑप्शन विल बी बॉक्साइट एंड लाइमस्टोन। देखिए ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ समझने लायक चीज़ ही नहीं है। हाई अलुमिना सीमेंट जब हम बनाएंगे बॉक्साइट एंड लाइम का यूज़ किया जाता है, जिसमें लगभग 40% होता है बॉक्साइट, ठीक है, फिर 40% लाइम, ठीक है, 15% आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड 15% हम यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड, और इसमें थोड़े और कुछ क्वांटिटी में होता है आपका फेरिक ऑक्साइड वगैरह, मतलब वो भी एक तरह का आयरन ऑक्साइड हो गया, फिर सिलिका और मैग्नीशिया, ये भी थोड़े थोड़े प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बॉक्साइट और लाइम स्टोन का ज़्यादा अधिकतम यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन ए। देखिए और भी क्या क्या क्वेश्चंस इससे पूछे जा सकते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट से। इसका कंपोजिशन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से काफ़ी अलग होता है, ओपीसी से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें बॉक्साइट का यूज़ हम करते हैं हाई एल्यूमिना सीमेंट को बनाते वक्त। इसमें C3A बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, C3A इसमें नहीं होती, C3A इज़ नॉट प्रेजेंट। ये C3A चूँकि प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इस सीमेंट का जो सल्फेट रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है, प्लस एसिड के खिलाफ भी ये अच्छे तरीके से रजिस्ट कर पाती है, ठीक है। इसलिए हाई एल्यूमिना सीमेंट को जनरली प्रीफर किया जाता है सी, जहाँ पे समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो वहाँ पर, या फिर अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग में भी आप हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ओके, अंडर वाटर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब समुद्री इलाके में अंडर वाटर अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका भी फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है वो भी होता है 600, मतलब 10 घंटा ही होता है, ओके। ये इसको अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग हम क्यों यूज़ करेंगे बताइए, क्योंकि स्ट्रेंथ मतलब हाई स्ट्रेंथ तुरंत ये डेवलप होता है इसमें, मतलब एक तरह का ये कह लो कि रैपिड हार्डनिंग टाइप का है,
कुछ, मतलब जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप करता है ये, ठीक है। मतलब एक दिन का जो इसका स्ट्रेंथ होता है ना, 1 डे का स्ट्रेंथ है ना, ये लगभग होता है 28 डे स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी। समझ रहे हो बात को? इसकी एक दिन की स्ट्रेंथ होती है 28 दिन की स्ट्रेंथ ऑफ ओपीसी। मतलब इसका एक दिन का स्ट्रेंथ होता है लगभग 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और ओपीसी 33 ग्रेड का 28 डेज का स्ट्रेंथ कितना है? 33 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, लगभग हुआ ना एक, है ना। तो ये चीज़ है, इसलिए इसको अंडर वाटर प्रीफर किया जाता है। और चूंकि C3A नहीं है, इसकी केमिकल रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है, तो सी लोकेशन में फिर अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के केस में इसका यूज़ किया जाता है। इसका कंपोजिशन काफ़ी डिफरेंट है विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 40% ऑफ बॉक्साइट, 40% ऑफ लाइम, और लगभग 15% ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड सम परसेंटेज ऑफ मैग्नीशिया, सिलिका एक्सेट्रा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस सीमेंट को लेके, इस सीमेंट को हम जनरली टेम्परेचर ग्रेटर देन 18 डिग्री, टेम्परेचर ग्रेटर देन 18 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ नहीं करते, ठीक है। इस सीमेंट को प्रीकास्ट कंक्रीट के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर चूँकि 18 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पे हम यूज़ नहीं करते, इसलिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज़ इन ट्रॉपिकल रीजन, ऐसा स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ट्रॉपिकल रीजन पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होती है, तो वहाँ पे हम यूज़ नहीं करते इसे। ट्रॉपिकल रीजन में इसे यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेटर देन 18 डिग्री पे इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। ये एक पॉइंट आप ध्यान रखना हाई एल्यूमिना सीमेंट का। और क्या ध्यान रखोगे हाई एल्यूमिना सीमेंट को? इसको किसी दूसरे टाइप ऑफ सीमेंट के साथ मिक्स करके भी आपको यूज़ नहीं करना है। अगर यूज़ करना है तो इंडिपेंडेंट यूज़ करना है। इट शुड नॉट बी मिक्सड विद एनी अदर टाइप ऑफ सीमेंट एंड यूज्ड, ठीक है। शुड नॉट बी मिक्सड, इसको मिक्स करके यूज़ नहीं करना है। क्लियर है? समझ रहे हो? ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा निकलता है इसमें, क्योंकि देखिए एक ही दिन में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है। सल्फेट अटैक से बचने का क्षमता, एसिड रेजिस्टेंस वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए सी वाटर एंड अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज फॉर रीफैक्ट्री कॉन्क्रीट, ये चीज़ याद रखिएगा। रीफैक्ट्री कॉन्क्रीट, है ना। रिफैक्ट्री कंक्रीट के लिए काफ़ी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज़ होता है इसका, हाई एल्यूमिना सीमेंट का। एंड इट इज़ वाइडली यूज फॉर प्री कास्टिंग, ठीक है। प्री कास्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, प्री कास्ट मेंबर को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मोटा मोटी सारा पॉइंट लगभग ऑब्जेक्टिव लेवल पे डिस्कशन कर लिया हमने हाई एल्यूमिना सीमेंट का। तो याद रखिएगा, बार बार सुनिए, है ना। ओके, ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बहुत डीप पूछता है एसएससी जेई लेवल पे, है ना। और ये सब क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करने से ही आपको याद रहेगा, और इस तरह से सुनने से, हम लोगों से सुनने से, इधर उधर सुनोगे घंटा कुछ याद नहीं रहेगा। सुनिए भाई, आप देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हम भी इंजीनियर हैं। वेल अब अलग लेवल पे पहुंच गए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम इंजीनियरिंग अपना बचपना छोड़ दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए गैप ऑफ 0.3 मीटर इज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन सीमेंट बैग एंड वॉल while storing cement. A gap of 100 centimeter is to be maintained between cement bag and wall while storing cement. कौन सा ट्रू है? तो इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। स्टोरेज के बारे में अगर बात बताऊं तो सीमेंट को स्टोर करने का पहला पॉइंट याद रखिए, हम इसको स्टोर करेंगे ऐसे बिल्डिंग में जो कि ड्राई हो, लीक प्रूफ हो एंड मॉइस्चर प्रूफ, मतलब पानी नहीं घुसना चाहिए उस रूम में, मॉइस्चर प्रूफ होना चाहिए, कंप्लीटली एयर टाइट एंड ड्राई। समझ गए? उसमें कोई खिड़की दरवाज़ा वगैरह नहीं रखे, दरवाज़ा तो रखना पड़ेगा लेकिन खिड़की वगैरह बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, है ना। क्लोज जितना रहे उतना ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ विंडोज होना चाहिए उस स्टोरेज बिल्डिंग में। क्लियर है? तो देखिए अब क्या करेंगे, मान लीजिए ये एक कमरा है आपका, ये एक कमरा है, ठीक है। अब स्टोर कैसे करते हैं देखिए, इस कमरे पे सबसे पहले हम एक स्पेस सेलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हम मतलब डायरेक्ट जो फ्लोर होगा ना, मान लो ये फ्लोर है, ये कमरे का ये फ्लोर है, फ्लोर मतलब समझ रहे हो जिस पे आप खड़े रहते हो, तो फ्लोर के ऊपर सीमेंट बस्ता को नहीं रखते हैं डायरेक्टली, हम क्या करते हैं, हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म कैसे बनाएंगे, अरे प्लाई वगैरह रखो, लकड़ी रखो, है ना, वुडन मतलब वुडन प्लैंक्स वगैरह रख के हम एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म होती है ये मतलब ऐसा होता है कि ये फ्लोर से लगभग हाइट है इसका 150 mm से लेके 150 mm से लेके, ये चीज़ भी याद रखना, पूछ लेगा अब, 150 mm से लेके 200 mm तक इसकी हाइट रहती है,
मतलब एबव फ्लोर। अब इसके ऊपर हम रखेंगे सीमेंट के बैग्स। ये जो फ्लोर बना दिया, इस फ्लोर के ऊपर हम रखेंगे सीमेंट के बैग्स। अब इस फ्लोर के ऊपर सीमेंट के बैग्स रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये सुनिश्चित करेंगे, देखिए ये जैसा रूम है तो ये मान लो रूम का दीवार है, इधर एक दीवार है, इधर एक दीवार है, फिर सामने और पीछे एक दीवार होगा, है ना। तो जो भी दीवार है और ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, इनके बीच में जो चारों बगल से क्लियर स्पेसिंग होना चाहिए ना, हर एक बगल, वो होना चाहिए 600 mm, मतलब 60 सेंटीमीटर, 600 mm, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कहीं पे 600 है नहीं, नहीं, ठीक है। तो ये आपका अगर आंसर क्वेश्चन में रहता तो अब आपका आंसर सही हो जाता, ठीक है, लेकिन नहीं है। तो हमको ये स्पेसिंग मेंटेन करना है, ठीक है। अब सोचिए बीच में ये वुडन प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप सीमेंट बैग आप रखना चालू करोगे। अभी हम बैग को काफ़ी क्लोज रखेंगे ईच अदर का, मतलब आपस में, मतलब सटा सटा के रखेंगे, ताकि उनके बीच में एयर सर्कुलेशन उतना ज़्यादा नहीं हो पाए, ठीक है। एयर सर्कुलेशन हमको अलाउ नहीं करना है, तो हम सटा सटा के रखेंगे बैग को। बैग को कैसे रखेंगे, देखिए एक बैग यहाँ पे रखा, फिर दूसरा बैग यहाँ पे रखेंगे, तीसरा बैग यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम बैग रखेंगे। तो इस तरह से आप 1 2 3 यहाँ पे तो रख दिया, इस तरह से कितना रख सकते हो एक लाइन में सीधा सटा सटा के, मतलब 2 3 4 5 कितना, तो हम 4 से ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉट मोर देन 4 बैग, ओके, या फिर 3 मीटर, 3 मीटर से ज़्यादा लेंथ का एक स्टैक नहीं होना चाहिए। ये बात हो रही है लेंथ ऑफ स्टैक का, स्टैक का क्या लेंथ, सीमेंट बैग का स्टोरेज का स्टैक का लेंथ का बात हो रहा है। 4 बैग से ज़्यादा नहीं, या फिर 3 मीटर से ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब हाइट का बात करें तो मतलब इसके ऊपर एक बैग रखोगे, फिर एक बैग आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर इसके ऊपर आएगा, ऐसे 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 करके। तो इस तरह से कितने हाइट कितना जा सकते हो, नॉट मोर देन 10 बैग, 10 बैग से ज़्यादा नहीं रखिए। क्यों, अगर ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा ना, जो निचला वाला बैग है इस पर इतना ज़्यादा लोड आ जाएगा ऊपर वाला पूरा सीमेंट का, कि निचला बैग फट जाएगा, ब्रस्टिंग हो जाएगी उसकी, समझ गए बात को। इसलिए इन सब चीज़ों को मतलब देखा जाता है। तो हाइट जो होती है ना, ओके, अच्छा, लगभग तो कितना हो गया, देखिए मैंने बताया था एक बैग का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, याद करो 18 सेंटीमीटर बोला था। तो नॉट मोर देन 10 बैग यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो 180 सेंटीमीटर मतलब लगभग 2 मीटर से कम, मतलब 1.8 मीटर का स्टैक का हाइट होगा लगभग। और इसका जो विड्थ होगा, जो चौड़ाई होगा, वो होगा लगभग 3 मीटर का, है ना। इस तरह से एक एक स्टैक बनाया जाता है। ये होती है स्टोरेज कॉन्सेप्ट सीमेंट का। अब भूलोगे कभी जिंदगी भर नहीं, तो इसको एक नोट बना के लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सीमेंट स्टोरेज पे, देखिएगा ये सारे स्पेसिफिकेशन प्लस सीमेंट बैग का स्पेसिफिकेशन भी इसी नोट में लिख लीजिए, है ना। ये सीमेंट बैग का स्पेसिफिकेशन, तो इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगर इन फ्यूचर और आए तो टिक लगा देना अकॉर्डिंगली, क्लियर है, ओके। क्वेश्चन पढ़िए, इफ द वेरियस कंक्रीट इंग्रेडिएंट दैट इज सीमेंट सैंड इस प्रोपोर्शन में, देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है ना। ये प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली पूछ लेंगे, रिकमेंडेड प्रोपोर्शन से, कि ये कौन सा ग्रेड का होता है। तो ये 1:3:6 माने कि M10, ये टेबल आपको अब तो याद हो जाना चाहिए। मिक्स डिज़ाइन भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, वहाँ पर भी बताया था। तो ये टेबल अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है याद, तो फिर बार बार कॉपी पे लिखा करो और ये प्रोपोर्शंस को याद रखो, ठीक है, ये ज़रूरी है। नाउ ये तो एक आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस तरह का मिक्स, रिकमेंडेड मिक्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कंक्रीट वर्क, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ये आते हैं नहीं आते हैं भूल जाओ, आ सकता है अगला एसएससी में यही क्वेश्चन आएगा। कौन सा, वेरियस टाइप ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब कौन से कंक्रीट वर्क में कौन सा रिकमेंडेड प्रोपोर्शन है, इसके ऊपर ये चीज़ मैं बताऊंगा अलग से, ठीक है, बीएमसी में अपडेट करूंगा। ऐसे तो मैंने बता रखा है, लेकिन एक बार मैं और अच्छे तरीके से और ज़्यादा डेटा को कलेक्ट करके, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में बहुत गंदे लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी कवर अप करके आपको बताएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिटेनिंग वॉल वगैरह अगर आप बनाओगे, रिटेनिंग वॉल वगैरह, ठीक है, रिटेनिंग स्ट्रक्चर, तो ये सब चीज़ हम आरसीसी में पढ़ते हैं, तो M20 यूज़ करते हैं। तो आपसे M20 पूछ सकता है, या फिर आपसे ये वाला डायरेक्ट ये प्रोपोर्शन भी पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोपोर्शन है जो कि रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स में हम यूज़ करेंगे।
समझ रहे हैं? ऐसा ये याद रखिएगा, रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के लिए बोल दिया एक प्रोपोर्शन, ठीक है। एक्चुअली ऐसा एक क्वेश्चन भी आया हुआ था एसएससी में, मेरे को याद है, लेकिन वो क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लाया नहीं। लेकिन ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि उसमें कौन सा प्रपोर्शन यूज़ करेंगे, तो ये प्रपोर्शन में ये वाला ऑप्शन था, तो ये 1:1, 1.5:3 मतलब M20 ग्रेड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप दोनों याद रखिएगा, M20 या फिर ये। क्लियर है? फॉर प्रिपेयरिंग ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज्ड, वाटर का क्वांटिटी हम कितना यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये हम यूज़ करते हैं 5% वेट ऑफ एग्रीगेट प्लस 30% वेट ऑफ सीमेंट, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, 5% वेट ऑफ एग्रीगेट प्लस 30% वेट ऑफ सीमेंट। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अनसेंट है, ये आप नहीं पढ़े होंगे फिर, है ना, कहीं पर भी नहीं पढ़े होंगे। ये 2018 में पूछ लिया था। हाउ मेनी मेथड ऑफ फेरो सीमेंटिंग आर देयर, फेरो सीमेंटिंग का कितने सारे मेथड है, ये जनरली नहीं पढ़ा जाता है। जनरली इसको कोई भी नहीं पढ़ाए होंगे, चाहे वो आप मेडिजी गए हों, आईएएस मास्टर गए हों, अनअकैडमी पढ़े हों, बाइजू पढ़े हों, कोई भी फलना डिमका डिमका कोई भी, कहीं पर भी ये चीज़ आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो ये अनसेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है 110%। तो इस तरह के क्वेश्चंस आगे भविष्य में कभी आएंगे नहीं, इसलिए आप ध्यान में रखिए। ये फेरो सीमेंटिंग के जनरली हमारे पास 3 मेथड होता है। फेरो सीमेंट क्या एक तरह का कंपोजिट मटेरियल होता है ना, एक तरह का कंपोजिट मटेरियल होता है, और इसमें स्टील वगैरह को मिला के हम एक तरह का मतलब कंपोजिट बनाते हैं, और क्या है ना, मतलब कंपोजिट मोर्टार बनाते हैं, तो वही चीज़ होता है फेरो सीमेंटिंग। तो इसके जनरली 3 मेथड्स होते हैं, और वो मेथड क्या है, एमेच्योर सिस्टम, क्लोज्ड माउल्ड सिस्टम, इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम। एमेच्योर सिस्टम, क्लोज्ड माउल्ड सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड मोल्ड सिस्टम। जस्ट अतिरिक्त जानकारी के लिए मैंने आपको बोल दिया, तो ये ध्यान रखना, अगर मेथड के बारे में पूछेगा तो आप 3 याद रखना, फिर एमेच्योर मेथड, क्लोज्ड माउल्ड, इंटीग्रेटेड माउल्ड। एमेच्योर मेथड, क्लोज्ड माउल्ड, इंटीग्रेटेड माउल्ड, ये 3 बात याद रखना बस, है ना। आपसे ये भी पूछ सकता है इनमें से ये कौन सा मेथड फेरो सीमेंटिंग का मेथड है, समझ गए? तो ये 3 नाम में से कोई एक नाम क्वेश्चन में डाल देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा मेथड फेरो सीमेंटिंग का मेथड है, कौन सा एमेच्योर मेथड, क्लोज्ड माउल्ड मेथड एंड इंटीग्रेटेड मेथड। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल एनालिसिस करने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 110% मैं आपको कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आया है, लेकिन ज़िंदगी में फिर कभी रिपीट नहीं होगा। इस तरह के कुछ परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ऑफ क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशंस में, जो स्टूडेंट को एलिमिनेट करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। आप कभी भी 110% ऑफ क्वेश्चंस जो भी है आप आंसर नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मिस होते ही होते हैं, तो ये क्वेश्चंस उनमें से है। नेक्स्ट, वो अभी बोलेंगे तो मैं आपको यहाँ पूरा पूरा सारा मेथड को डिटेल्स बता दूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। 154, द सीमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट एंड सेट इमीडिएटली, ये जरूरी है, ये आपको मालूम है, भी 1000 बार बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये रिपीटेटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार आ चुका है। ये क्वेश्चन को पढ़िए 155, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट एयर परमिएबिलिटी मेथड इज यूज्ड, कौन सा टेस्ट है, फाइनेंस टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ पोजोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट काउजेस क्या, देखिए पोजोलानिक मटेरियल को ऐड करने के बाद क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट आपको नहीं दिया है कोई भी, ठीक है, ये क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शंस नहीं दिया है। देखिए एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बताता हूँ क्यों। जब आप पोजोलाना मिलाते हैं, है ना, तो इस कारण से क्या होता है, ये ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है आपकी। सबसे पहले ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि कंक्रीट को डेंस बनाता है, मतलब सीमेंट को डेंस बनाता है, तो परमेबिलिटी रिड्यूस करता है, इस कारण से ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। रेट ऑफ हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट कम होती है, ये चीज़ होती है। श्रिंकेज में कमी होती है, तो यहाँ इंक्रीज इन श्रिंकेज तो होगी नहीं, डिक्रीज इन श्रिंकेज होगा, तो ये तो वैसे भी गलत है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होती है। सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग जो होता था, ये जो डिफेक्ट था कंक्रीट में, वो कम हो जाता है ना। सल्फेट अटैक के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है, ठीक है। सल्फेट अटैक के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है, ओके। सो रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विद सल्फेट, तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है ना, रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विद सल्फेट, क्योंकि मतलब केमिकल रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है इसकी, ठीक है, तो सल्फेट रेजिस्टेंस वगैरह इंप्रूव होगा, तो ये रिएक्शन वगैरह भी कम हो जाएगा, कम होने लगेगी, तो ये बी ऑप्शन तो मेरे को सही लग रहा है। अब देखो एक चीज़ मैंने और बोला था
कि जो हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट है इस चीज़ को भी डिक्रीज करता है ये पोजोलाना ऐड करने के कारण। तो अर्ली स्ट्रेंथ में भी कहीं ना कहीं आपको गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये भी कहीं ना कहीं सही हो सकता था। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली अगर बोले तो ये ऑप्शन नंबर ए भी कहीं ना कहीं सही हो सकता था। समझ गए बात को, ऑप्शन नंबर ए भी। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही हमको सेलेक्ट करना है, सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। लेकिन आपको मल्टीपल सिलेक्शन देता तो इसमें ऑब्वियसली स्टेटमेंट ए एंड बी विल बी ट्रू। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से इसके गुणवत्ता गिना देता हूँ। ओके, वो क्या क्या है? improvement in durability by reduction of permeability, reduction in the rate of hardening of concrete, reduction in shrinkage of concrete, increase of workability of concrete, reduction in segregation and bleeding of concrete, increased resistance to sulfate attack, okay, that is reduction in chemical reaction with sulfate. ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं पोजोलाना ऐड करने का। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, एक्चुअली यहाँ पीएमसी में मैंने डाल दिया है क्योंकि ये सीमेंट आया था, ऑर्डिनरी सीमेंट का बात हो रहा था, है ना, और पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ फोम वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन और ऑर्डिनरी सीमेंट। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की है एक्चुअली। यहाँ पे एक क्लियर कट हमारे पास डेटा होता है। ओके, बाय यूजिंग दैट डेटा ओनली, वहीं से एक टेबल होती है जहाँ से ये क्वेश्चन आई है। ठीक है, अब वो क्या है देखिए, यहाँ पे ये सभी आंसर सही हैं, तो ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। मतलब जो फोमवर्क है बीम के लिए, मतलब हम 7 दिन, है ना, 14 डेज फॉर बॉटम स्लैब ऑफ स्पैन 4.6 मीटर एंड मोर, 21 डेज पे हम रिमूव करेंगे फॉर बीम ओवर 6 मीटर स्पैन। क्लियर है? ठीक है, बीम 100 फीट के लिए 7 डेज, बीम ऑफ 6 मीटर मोर देन 6 मीटर ऑफ स्पैन उसके लिए 21 डेज, फिर बॉटम ऑफ स्लैब ऑफ स्पैन 4.6 मीटर एंड मोर इज 14 डेज। याद रखिएगा। नाउ अच्छा, तो ये जो है देखिए, ये जो बीम या फिर आर्चेस वगैरह भी अगर बोलेगा, बीम या फिर आर्च, ठीक है, बीम या फिर आर्च, तो ये जो 21 दिन बोल रहा है ये स्पैन ओवर 6 मीटर बोल रहा है। लेकिन अप टू स्पैन अगर 6 मीटर नहीं है, लेकिन मतलब अप टू 6 मीटर है, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं है, अप टू 6 मीटर है, तो यही हो जाएगा 14 दिन। किसके लिए? बीम या फिर आर्चेस के लिए। 14 डेज हो जाएगा अगर स्पैन तुम्हारा अप टू 6 मीटर है। ठीक है, अगर 21 दिन तब होगा जब स्पैन आपका ग्रेटर देन 6 मीटर है। ठीक है, अभी स्लैब का, जैसे यहाँ पे स्लैब का बात कर रहा था, तो स्पैन यहाँ पे 4.6 मीटर लिया है, तो इसके लिए 14 दिन था। लेकिन अगर 4.6 मीटर तक लेता तो होता 7 दिन। यहाँ पे मतलब 4.6 भी नहीं, ये एक्चुअली 4.5 का ये क्राइटेरिया होता है। दिस इज क्राइटेरिया ऑफ 4.5 मीटर। तो ये जो 4.6 है यहाँ पे, इट इज ग्रेटर देन 4.5 मीटर, है ना, इसलिए 14 दिन ये सही है। अगर ये 7 दिन भी हो सकता था अगर स्पैन तुम्हारा 4.5 मीटर तक होता। समझ गए? और बीम के 100 फीट वगैरह से ये 7 दिन ये हरदम एनी टाइम सही रहेगा। ओके, और स्लैब वगैरह के 100 फीट से 3 दिन में, स्लैब वगैरह के 100 फीट से 3 दिन में रिमूव हो जाता है। स्लैब वगैरह के 100 फीट से 3 दिन, बीम वगैरह के 100 फीट से 7 दिन, स्लैब से 3 दिन, बीम से 7 दिन। ठीक है, अभी जो कॉलम वगैरह में हम लगाते हैं इसको 16 से 24 घंटे में रिमूव कर सकते हो। ओके, वर्टिकल फोमवर्क टू कॉलम, इसको हम 16 से 24 घंटे में रिमूव कर सकते हैं। वर्टिकल फोमवर्क टू कॉलम कैन बी रिमूव्ड विदिन 16 to 24 आवर्स। ठीक है, कॉलम में, वॉल में। ओके, क्लियर है? ओके, in finest test of rapid hardening Portland cement, the residue on IS sieve number 9 should not be more than what C, मतलब 10%। ठीक है, OPC के लिए रेसिड्यू 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। PPC के लिए, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए भी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसका ज़्यादा रेसिड्यू उसका फाइनेस कम, तो रेसिड्यू जिसका कम उसका फाइनेस ज़्यादा, मतलब PPC इज मोर फाइन देन योर OPC। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये होगा 0.3%। पोर्टलैंड सीमेंट का जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी मतलब वाटर कंटेंट की रेंज होती है 26 से 33% तक होती है। ठीक है, विकार्ट एपरेटस हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट दी, मतलब टू फाइंड आउट दिस कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट।
26 से 33% याद रखिएगा, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। द सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज अ लिटिल लोअर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ बट आफ्टरवर्ड अटेन सेम स्ट्रेंथ इज नोन एज क्या? अरे सिंपल सी बात है, इट इज नोन एज लो हीटेड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में इनिशियल स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि उसमें C3S की मैग्नीट्यूड कम होती है एज कम्पेयर टू मतलब C2S इसमें ज़्यादा होता है ना। ओके, समझ गए बात को? इसलिए इसका इनिशियल स्ट्रेंथ कम होता है, तो करेक्ट आंसर इज लो हीटेड सीमेंट। ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जो है लो हीट सीमेंट का वो स्लो होता है, वो कम होता है, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोथ आर सेम। ठीक है, लो हीट सीमेंट इज सुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग, जैसे डैम वगैरह में। क्यों? हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ से कम आती है क्योंकि ये लो हीट ही है, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन इज लेस एंड सुटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग लाइक इन डैम इट इज यूज्ड। ये क्वेश्चन को पढ़िए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। एक्सपैंडिंग सीमेंट इज यूज्ड फॉर फिलिंग द क्रैक। अब ये एक्सपैंडिंग सीमेंट क्या है? देखिए, ये एक तरह का सीमेंट होता है जिसमें हम सम एक्सपैंडिंग इंग्रेडिएंट को मिला के बनाते हैं, जैसे कि सल्फेट एल्यूमिनेट वगैरह को यूज़ करते हैं। मतलब ऑर्डिनरी सीमेंट में ही थोड़ा सल्फेट एल्यूमिनेट वगैरह को थोड़ा ज़्यादा मिला देते हैं। तो ये क्या होता है? जैसे कि मान लो श्रिंकेज के कारण जो क्रैक वगैरह डेवलप होता है, तो ये श्रिंकेज के कारण क्रैक वगैरह डेवलप हो गया, तो एक्सपैंडिंग सीमेंट जो है वो क्या होगा? ये एक्सपैंड करके वो क्रैक में फिल कर जाएगा, तो वो जो क्रैक है वो मेकअप हो जाएगी, है ना। तो ऑब्वियसली ये श्रिंकेज को न्यूट्रलाइज करने में ज़्यादा काम आता है आपका एक्सपैंडिंग सीमेंट, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक है, वाइट सीमेंट जो होता है इट इज़ मोस्टली यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस। बिल्कुल सही बात है। वाइट सीमेंट को हम बनाते हैं प्योर वाइट चॉक एंड क्ले, जो कि आयरन ऑक्साइड जिसमें ना हो, क्योंकि आयरन ऑक्साइड वो चीज़ है जिसके कारण सीमेंट में कलर आती है। तो ऐसा क्ले जिसमें आयरन ऑक्साइड ना हो, ऐसे क्ले को और वाइट चॉक को यूज़ करके हम वाइट सीमेंट बनाते हैं, है ना। इसका प्रॉपर्टीज़ भी सेम OPC जैसा होता है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल होता है, इसका रंग जो होता है वो वाइट होता है, और इसका जो इस्तेमाल होता है हम डेकोरेटिव पर्पज से यूज़ करते हैं, जैसे प्लास्टरिंग, वॉल फेस प्लास्टरिंग में, ऑर्नामेंटल वर्क वगैरह में, या फिर स्टोन कास्टिंग्स में, है ना, ट्राजो मेकिंग में, इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। मतलब ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव पर्पज से यूज़ करते हैं वाइट सीमेंट को। इसमें आयरन ऑक्साइड की काफ़ी कमी होती है जिस कारण से कलर होता है सीमेंट में। ठीक है, तो इसमें आयरन ऑक्साइड नहीं होती। PPC produces less heat of hydration, this statement is also true। तो ये तीनों सही है, तो इनकरेक्ट कौन है? कोई नहीं, तो D करेक्ट ऑप्शन विल बी D, none of this is incorrect। Again same question, in process of hydration of OPC what is the water requirement expressed as percentage by weight of cement to complete the chemical reaction? कितना? 20 से 25%। मतलब बताया था 23% लेते हैं, और जेल फोर्स को जेल स्पेस को फिल करने के लिए, जेल पोर को फिल करने के लिए 15%, मतलब कंप्लीट हाइड्रेशन प्लस वर्केबिलिटी इक्वल टू 0.38, है ना। और नॉर्मली केमिकल रिएक्शंस बोला था, जब भी केमिकल रिएक्शंस का बात करें लगा देना 23% वाला आंसर, वो 110% करेक्ट होगा, नहीं तो अपन चैलेंज करेंगे बाबू लोग। क्वेश्चन पढ़िए। घिसा पिटाया क्वेश्चन, रिपीटेटेड क्वेश्चन। इन ऑर्डिनरी सीमेंट अबाउट 99% ऑफ फाइनल स्ट्रेंथ इज अचीव्ड इन कितना दिन? 28 दिन। ठीक है, बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स इन मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कितना? 4 से 6% का मॉइस्चर कंटेंट रेंज पर बल्किंग ऑफ सैंड ज़्यादा होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B, 5%। इज इट क्लियर? ठीक है। 166, ये देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2018 SSC JEE में पूछा गया था। इट इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट इज द मेन रीजन टू यूज लाइम इन द सीमेंट स्लरी ड्यूरिंग प्लास्टरिंग इन द टॉप कोट? क्या मेन रीज़न है लाइम का यूज़ करने का इन सीमेंट स्लरी ड्यूरिंग प्लास्टरिंग इन द टॉप कोट? देखिए लाइम मतलब इसकी श्रिंकेज प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है ना। टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल हम जनरली क्या करते हैं? हम जनरली लाइम का यूज़ करते हैं। टू मेक व्हाट? टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। और देखिए इसका मतलब श्रिंकेज प्रॉपर्टीज काफ़ी अच्छा होता है, किसका? लाइम का। ठीक है, सो मतलब जनरली हम प्लास्टर को नॉन श्रिंकेबल बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रखिएगा। वाटर रिटेंटिविटी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बॉन्ड प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव होती है ना, फोर्स्ड रेजिस्टेंस इम्प्रूव होती है। और ये जो मोर्टार ओवरऑल बनेगी ना, इसको हम गेज्ड मोर्टार भी कहते हैं। ठीक है, जो लाइम सीमेंट मोर्टार होती है LCM, ओके, इसे हम गेज्ड मोर्टार कहते हैं। तो ये जो गेज्ड मोर्टार है उसकी प्रॉपर्टीज़ है कि इसमें श्रिंकेज काफ़ी कम हो जाएगी,
ओके, श्रिंकेज होगा ही नहीं, लगभग ना के बराबर। वाटर रिटेंटिविटी, बॉन्ड प्रॉपर्टीज, फोर्स रेजिस्टेंस वगैरह काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। तो ये गेज्ड मोर्टार के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? चलिए अब लगभग फाइनल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। प्लास्टरिंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? प्रीकास्टिंग, पैरागेटिंग, पोर्टिंग, पॉलिशिंग। क्या? तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये अलग टर्मिनोलॉजी है ना। तो प्लास्टरिंग को हम पैरागेटिंग भी कहते हैं। दिस पर्टिकुलर टर्म इज ट्रू फॉर प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैरागेटिंग। ठीक है। प्रीकास्ट मतलब तो जानते हो, प्रीकास्ट बनाना। ठीक है। पोर्टिंग का मतलब क्या होता है? मतलब मान लो पोर्टिंग का मतलब ये होता है ना, इट इज़ मतलब कि मान लीजिए कोई गैप है ना, स्ट्रक्चर में कोई गैप है, ये गैप है, इसके बीच में अगर गम आपको भरना है, तो ये जो गम भरने का मेथड है, इंजेक्टिंग ऑफ गम, या फिर ये क्रैक को रिपेयर करने का जो मेथड होता है, इसको हम कहते हैं पोर्टिंग। पॉलिशिंग मतलब तो समझ रहे हैं, ग्राइंड करके सरफेस को शाइनी बनाना, चिकना बनाना, मस्त चिकने, इसको बोला जाता है पॉलिश करना, है ना। तो पैरागेटिंग जो होता है ना, ये एक तरह का अदर नेम है प्लास्टरिंग का। प्लास्टरिंग का अदर नेम क्या है? पैरागेटिंग। प्रीकास्टिंग तो आपको समझ में आ रहा है ना, मतलब कंक्रीट को मतलब जहाँ पे कंक्रीट को आपको प्लेस करना है, जो फाइनल शेप में प्लेस करना है, वो पहले से ही आप बना लेते हो फाइनल शेप, है कि नहीं। वो कास्ट इन सीटू नहीं होती, प्री कास्ट होती है। ठीक है, यही चीज़ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? मड मोर्टार। मड मोर्टार मतलब मड प्लास्टर, मतलब समझ रहे हो ना। अरे गांव, सब मेरे गांव में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, ऐसे आदिवासी जनजाति जो हमारे गांव तरफ है, झारखंड में खास करके। तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग अभी भी मिट्टी के घर में ही रहते हैं और मिट्टी का ही घर बनाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी का घर बनाते हैं तो बढ़िया मड के साथ क्ले लाते हैं वो, और बढ़िया उसको प्लास्टर करते हैं। तो उसमें फिर पानी वो लोग नहीं डालते हैं, वो क्यूरिंग उसमें नहीं चाहिए, बस उसको छाँव में सूखना है, शेड में सूखना है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत धूप में सूख रहा है, शेडी, अगर छाँव में वो बढ़िया से सूखेगा तो बढ़िया होता है। ठीक है। तो मड प्लास्टरिंग डज नॉट रिक्वायर एनी क्यूरिंग। दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। बोलते बोलते लड़खड़ा जाते हैं। मड प्लास्टरिंग डज नॉट रिक्वायर क्यूरिंग। ये गलत है ना, ये क्या मिट्टी में पानी डालेंगे, अरे वो बह जाएगा, ढह जाएगा। मड प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड क्यूरिंग, ये ऐसे ही गलत। नॉन ऑफ दिस, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन ए इज ट्रू। ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड मोटा मोटी आपका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम बीएमसी। सीमेंट वाली पार्ट जो आई हुई थी, सबसे बेस्ट अच्छे क्वेश्चंस जो आज तक आपसे पूछे गए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे कंक्रीट के। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन वी विल डू व्हाट? क्वेश्चंस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में आपके लगभग 300-350 क्वेश्चंस आए हैं, तो उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ब्रिक्स का एक्सप्लेन करूँगा, मतलब सभी के आपको क्वेश्चंस करवा देंगे। मैक्सिमम एसएससी के सारा क्वेश्चंस हम आपको करवा देंगे। ठीक है। इसमें लगभग 4-5 हज़ार क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको ऐसे वीडियो बना के करवा देंगे, याद करवा देंगे। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। कम से कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। गुड लक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर एसएससी जेईई फॉर विथ अस, देन एनरोलमेंट फी इज ₹3000। डाउनलोड द एंड्रॉयड एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट डिकोडर, और हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर 7008420353। आ जाइए, सिलेक्शन गारंटीड होगा। हमारे यहाँ से टॉपर्स हैं, 100 से ज़्यादा बच्चे मेरा एसएससी जेईई में है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर कमी होगी आपकी और हमारे बीच, तो एक ही चीज़ की कमी होगी, जो कि होगी बॉन्डिंग की। आप भरोसा नहीं कर पाओगे। क्यों? ऑब्वियस सी बात है यार, हम भी नहीं कर पाते, क्योंकि ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है ना। ये बात भी सही है। वेल, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आपका डिसीजन है। गुड लक।